हेलो गाइस, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 7। जो हमारा चैप्टर 7 है वो क्या कह रहा है हमको बताना है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं के द्वारा अनुकूलन। जो जलवायु होती है उसके अनुरूप जंतु कैसे अपना अनुकूलन करते हैं, हम इसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले हमको दे रखा है यहाँ पर, क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या सामान ले जाने के लिए कहा गया था। जब आप आकाश बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है? आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। क्या आप कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मौसम का किसी खेल का अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि मौसम किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव कैसे डाल सकता है, इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते। दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम है क्या? जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो हम उससे सबसे पहले क्या करते हैं, मौसम का अनुमान लगाते हैं कि उस दिन कहीं बारिश तो नहीं होगी, उस दिन कहीं ज़्यादा गर्मी तो नहीं होगी। अगर हम कोई शादी समारोह आयोजित करते हैं तो हम उसके लिए भी क्या करते हैं कि हम मौसम का अनुमान लगाते हैं। इस अध्याय में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार के आवास और जलवायु के साथ अनुकूलित होते हैं। हम देखेंगे कि जो हमारे जीव जंतु होते हैं वो किस प्रकार के अनुकूलन में रहते हैं जलवायु के लिए। अब हम देखते हैं मौसम होता है क्या है। किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे के ताप, आर्द्रता और वर्षा यदि हुई हो के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में भी पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है। जैसे कि जो हमारी मौसम की रिपोर्ट होती है वो क्या करती है, हमारे अगर 24 घंटे के अंदर बारिश हुई है तो वो भी बताती है हमको, और अगर बारिश होने वाली है तो वो भी बताती है, और तापमान के बारे में हमको जानकारी देती है मौसम की रिपोर्ट। जैसे कि हमको यहाँ पर दिया गया हैगा, ये क्या है हमारा मौसम। सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम कितना रहेगा, 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रविवार को सूर्यास्त कितनी बजे यहाँ पर होगा, 5:45 बजे, और सोमवार को सूर्योदय कब होगा, 7:15 पर। यह समाचार पत्र में मौसम की एक रिपोर्ट का नमूना है कि कैसे समाचार पत्र में मौसम की रिपोर्ट दी जाती है। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहां के तापमान, पवन वेग आदि के आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्रियाकलाप 7.1। किसी भी समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट काट लीजिए। यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आते तो अपने किसी पड़ोसी अथवा मित्र से मांगकर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्र कर सकते हैं। सभी कतरनों को कागज की एक शीट पर अथवा चार्ट पेपर पर चिपका दीजिए। जैसे कि आप क्या करेंगे, जितनी भी मौसम की रिपोर्ट होती है उनको काट करके एक पेपर पर चिपका लेंगे, और हम यहाँ पर सारणी जो हमें दी गई है 7.1 में अपने द्वारा एकत्रित की गई मौसम संबंधित जानकारी को नोट कीजिए। आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना दिया गया है। सारणी के सभी कॉलमों में अपने चार्ट के अनुसार आंकड़े लिखिए। जैसे कि जो अभी आपने यहाँ पर मौसम रिपोर्ट से जो भी संबंधित आपने रिपोर्ट जानकारी हासिल की थी वो आपको यहाँ पर इस में नोट करना है सारी जानकारियाँ। पहले हमको यहाँ पर दे रखी है जो 23 तारीख 8वां महीना है यहाँ पर 2006, इसमें क्या था, तापमान जो था कितना था, 36.2 था, मतलब यहाँ पर 27.8 था, और ये न्यूनतम आर्द्रता 54 थी और अधिकतम आर्द्रता 82 थी। ऐसे ही आप यहाँ पर सभी के बारे में लिख सकते हैं। वहाँ की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती क्योंकि प्रतिदिन वर्षा नहीं होती है। यदि वर्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन क्यों नहीं लिखते, क्योंकि प्रतिदिन वर्षा नहीं होती है। यदि आंकड़े उपलब्ध ना हो तो वर्षा के स्थान को रिक्त छोड़ दें। वर्षा को वर्षमापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक लीप लगी रहती है। क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप समान रहे? क्या सभी समान रहते हैं या इनमें कोई डिफरेंस रहता है या कुछ भिन्नता होती है?
आपकी सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान को कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्राचल जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा के इन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। सप्ताह भर में इनमें काफ़ी परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारा तापमान रहता है, आर्द्रता और वर्षा कभी भी समान नहीं होती है, इनमें कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। किसी भी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। जो होता है वायुमंडल की जो प्रतिदिन की परिस्थिति होती है वो क्या कहलाता है? हमारा मौसम कहलाता है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। जैसे कि जो तापमान होता है, आर्द्रता होता है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? मौसम के घटक है। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है, अथवा आज जो पिछले सप्ताह का जो मौसम था गर्म था। हम देखते हैं कि कभी मौसम कैसा होता है? आर्द्र होता है और कभी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है, यह क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी यहाँ हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकलती हो, लेकिन अचानक ही बादल आ जाए और तेज वर्षा होने लगे, अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल आए। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। चूँकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अथवा इसका पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं अचानक कभी होती है बहुत तेज़ बारिश होती रहती है और अचानक से धूप निकल आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि धूप होती है और अचानक से बादल छा जाते हैं आसमान में और बारिश होने लगती है। तो हमें मौसम का पूर्वानुमान लगाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल कार्य है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमको चित्र दिया गया है, इसको ग्राफ द्वारा देखिए। इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक का शिलांग मेघालय रिकॉर्ड किए गए हैं। अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है? इसमें अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। ये यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? 3 अगस्त से लेकर के यहाँ पर हमको जो 9 अगस्त तक का तापमान दिखाया गया। 3 अगस्त को क्या था? हमारे यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस था। फिर जब हमारा 4 अगस्त को क्या हो गया? 23.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है। 5 अगस्त को क्या हुआ है? 25 डिग्री सेल्सियस हो गया है। 6 अगस्त को 22 डिग्री सेल्सियस, 7 अगस्त को 25.5 डिग्री सेल्सियस, 8 अगस्त को 23.3 डिग्री सेल्सियस और 9 अगस्त को 24 जो हमारा 24.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो तापमान कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता रहता है, ऐसा इसमें होता रहता है। 3 अगस्त से 9 अगस्त तक की समय अवधि के अधिकतम तापमान में परिवर्तन को दर्शाता हुआ ग्राफ है ये हमको क्या दिखा रहा है? तापमान को कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, ऐसा तापमान बदलता रहता है। जैसा कि मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्याय 4 में आपने पढ़ा है कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं, जिन्हें अधिकतम और न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय तापमान न्यूनतम होता है? दिन का अधिकतम तापमान सामान्य अपराह्न में दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य प्रातः भोर में होता है। क्या अब आप समझ गए हैं कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहाना लगता है? क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? आप जानते हैं कि सर्दियों में शाम काल अंधेरा जल्दी ही क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय भी नहीं मिल पाता है? क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्यों को पूरा करके इसका स्वयं पता लगाने का प्रयास करेंगे हम। अब हम यहाँ पर हमें क्या बताया गया? अब हमने मौसम के बारे में जानकारी हासिल कर ली। अब हम देखेंगे जलवायु। हमारी जलवायु क्या होती है? मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधित आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड हमको यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। अब हम यहाँ पर हमको ये जो पैराग्राफ दिया है हम इसको पढ़ते हैं पहले। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे समस्त ऊष्मा प्रकाश का स्रोत है। अतः सूर्य का प्राथमिक स्रोत है
जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्र और वायुमंडल द्वारा अवशोषित परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी भिन्न होता है। अब हमने यहाँ पर देखा था कि हमारी जो जलवायु वो कैसे होते हैं सुरक्षित। इनमें हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे कि 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारा पैटर्न बन जाता है मौसम का लंबी अवधि के लिए, तो वो क्या कहलाता है, हमारे वो सारे आंकड़े का पैटर्न जलवायु कहलाता है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती रहती है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। अब हम यहाँ पर सारणी जो हमने देखी थी 7.2 और 7.3 में हमने भारत के 2 शहरों की जलवायु परिस्थितियों का विवरण दिया है। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमान की गणना करते हैं। इससे हमें औसत मध्य तापमान मिल जाता है। 2 स्थान हैं जैसे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारी सारणी है, आसानी से जम्मू और कश्मीर और केरल का औसत तापमान में अंतर को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म है और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग मध्य गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है तापमान काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। अब हमको यहाँ पर जो सारणी दिखाई गई है हम इस सारणी को देखते हैं। जैसे कि हमारी यहाँ पर सारणी है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की जलवायु के बारे में। यहाँ पर दे रखा है हमको दैनिक न्यूनतम, दैनिक अधिकतम वर्षा और तापमान दे रखा है और हमको वर्षा दे रखी है। जैसे जनवरी में, फरवरी में, मार्च में सारी सारणियाँ दे रखी है, आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब हमको यहाँ पर दे रखा है ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है। अब हम देखते हैं जलवायु और अनुकूलन के बारे में कि जलवायु और अनुकूलन आखिर होता क्या है। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चर्म, शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते होंगे। अपनी कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 9 में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इस पुस्तक के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यह हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। 6ठी कक्षा में आपने कुछ आवासों वास स्थानों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा था। जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तर ध्रुवी, दक्षिणी ध्रुवी। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका, अलास्का और रूस के साइबेरिया क्षेत्र है। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो, गणतंत्र केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर जो क्रियाकलाप 7.2 उसके बारे में देखते हैं। विश्व का मानचित्र लीजिए, ध्रुवीय क्षेत्रों के नीले रंग से दिखाइए, इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से दिखाइए। अब हम देखते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र होते क्या हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यह वर्षा के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और बाकी 6 महीनों तक सूर्य उदय नहीं होता है। सर्दियों में तापमान कितना 37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं।
आइए हम उन ध्रुवी भालू, पोलर बियर और पेंगुइन के उदाहरण यहाँ से जानने का प्रयास करते हैं। वे किस प्रकार की जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। ध्रुवी भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल फर होते हैं, जिससे वे बर्फ की सफ़ेद श्वेत पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपने परभक्षियों शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चर्म शीत से बचाने के लिए इनके बालों पर फर की मोटी परतें होती है। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवी भालू का शरीर इतना अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं, ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवी भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवी भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में सहायता करते हैं, बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होते हैं। तैरते समय ये अपने नाखूनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवी भालू की सूंघने की शक्ति घ्राण शक्ति तीव्र होती है। इनकी जो सूंघने की शक्ति होती है वो काफ़ी अधिक होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकते हैं। हम ध्रुवी भालू के अनुकूलन को चित्र में यहाँ पर प्रवाह चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर ध्रुवी भालू होता है, हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा ध्रुवी भालू है। इसके परभक्षी और शिकार हमेशा आसानी से देख नहीं पाते। इसको सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देता है। इसमें सूंघने की शक्ति घ्राण शक्ति तीव्र होती है। यह भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायता होती है। इसके नखर नाखून कैसे होते हैं? मुड़े हुए लंबे पेन होते हैं। इन्हें ये क्या करते हैं? बर्फ पर चलने के लिए सहायता करते हैं। इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इसका शरीर शीतरोधित होता है, इसे गर्म रखता है। यह सर्द मौसम में इसे गर्म रखती है। इसकी जो शरीर पर बाल की मोटी परत होती है क्या करती है? इसे जो है यहाँ पर सर्द मौसम में गर्म रखने का कार्य करती है। तो हमने यहाँ पर भालू के बारे में पढ़ा, जो ध्रुवी भालू होते हैं उनके बारे में। अब ध्रुवी क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु जो होता है पेंगुइन होता है। कौन सा होता है? पेंगुइन। ये भी सफ़ेद श्वेत होते हैं। जो पेंगुइन होते हैं उनका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ये हमको यहाँ पर पेंगुइनों का झुंड दिखाई दे रहा है। इनका कलर भी कैसा होता है? सफ़ेद कलर होता है। ये आसानी से बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। आपने पेंगुइनों के झुंड के चित्र देखे होंगे। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। ध्रुवी भालू तरह पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे से तैराक होते हैं। ये जो इनका पेंगुइन के पैर होते हैं, इनके पेंगुइन के पैर में क्या होता है? यहाँ पर एक जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। अब हम देखते हैं ध्रुवी क्षेत्र में रहने वाले अनेक जो ध्रुवी क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर अनेक प्रकार के जंतु भी प्रकार पाए जाते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर पाया जाता हैगा कि यहाँ पर क्या रहती है? हमारी मछलियाँ रहती है, कस्तूरी मृग रहते हैं, रेनिडियर रहता है, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित है। नोट कीजिए कि यहाँ जो मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार की जो पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे अपने आवास में पुनः लौट जाते हैं। जैसे जो पक्षी होते हैं वो यहाँ से क्या कर जाते हैं? प्रवास कर जाते हैं, और जब सर्दियां खत्म हो जाती है तो वापस वो यहाँ पर आ जाते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरिया क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों पर और भारत के अन्य स्थानों पर भी प्रवास के लिए आ जाते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ये हमारे यहाँ पर हमको पक्षी दिखाई दे रहे हैं। ये पक्षी हमारे सारे, ये हमारे यहाँ पर पक्षी है। तो ये क्या होते हैं? प्रवास के लिए चले जाते हैं सर्दियों के मौसम में, और जब यहाँ पर सर्दियाँ खत्म हो जाती है तो ये वापस से आ जाते हैं। अब हम देखते हैं उष्णकटी वर्षावन। उष्णकटी वर्षावन होते क्या है? उष्णकटी क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है,
क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। जो हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या आप जानते हैं। अब हमको यहाँ पर बताया कि हम क्या जानते हैं। यहाँ पर कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। सामान्यतः अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न विचरण आसान कर देती है। लेकिन आश्चर्य की बात है, प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं, यह एक रहस्य। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहबोध होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भू चिन्हों लैंडमार्क का उपयोग करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों का मार्गदर्शन मिलता है। इसके भी कुछ प्रमाण है कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं है जो प्रवास के लिए अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार के कीट अधिक अनुकूलन जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। और भी अनेक जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, स्तनधारी भी प्रवास करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपी, एप्स, गुर्रिला, शेर, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, जो हमारा पक्षी और कीट होते हैं। आइए अब हम देखते हैं गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं को अनुकूलन के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्षा वनों में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है लाल नेत्र वाला मेंढक, इसके पैर में क्या होती है, चिपचिपाहट होती है जिससे वो क्या होता है, वृक्षों पर चढ़ने में सहायता मिलती है। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। जो बंदर होते हैं उनकी एक लंबी पूंछ होती है, वो क्या करती है, उनको वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करती है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। जैसे कि हमको दिखाई दे रहा है न्यू वर्ल्ड मंकी, जो न्यू वर्ल्ड बंदर है, ये क्या करता है, इसकी पूंछ लंबी होती है जिससे शाखाओं को आसानी से पकड़ सकता है। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर संप्रदा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है। जो टूकन नामक एक पक्षी होता है उसकी चोंच कैसी होती है, बड़ी लंबी होती है, जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमजोर होती है, उसका भार नहीं सह सकती। जैसे कि यहाँ क्या होता है, ये अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, टूकन पक्षी दिखाई दे रहा है, इसकी बहुत लंबी चोंच होती है, ये आसानी से अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर पेड़ों से ये फल वगैरह प्राप्त कर सकता है। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील जो शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण रंग त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलाकर छद्मावरण करने में सहायता होती है और उनकी परभक्षियों से रक्षा करती है। जो क्या होते हैं, उनकी परभक्षियों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं बिलाव परिवार के जंतु शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लोयन टेल्ड लंगूर मंकी दिखाई दे रहा है हमको। लोयन टेल्ड लंगूर मंकी जैसे दाढ़ी वाला एब भी कहते हैं।
पक्षी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है इसकी चांदी जैसी सफेद श्वेत आयाल जो सिर के चारों ओर गालों और चिंबुक थोड़ी तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लोयन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वसा करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः वे भूमि पर यदा कदा ही आते हैं। इनको क्या होता है, ये जो होते हैं लंगूर, इनको पेड़ों पर ही अपना भोजन मिल जाता है, तो इसलिए ये जमीन पर कभी कभार आने का प्रयास करते हैं, कभी कभी आते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन एक अन्य परिचित जंतु हाथी है। हाथी अनेक प्रकार से वर्षावनों की परिस्थितियों के अनुकूलन हो गए हैं। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दंत, जिन्हें रद कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दंतों में हाथी अपनी पसंद वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। अतः भोजन के लिए संप्रदा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षावनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान जो है उसके लिए सहायक होते हैं। जो हाथी के जो लंबे कान होते हैं वो थोड़ी सी भी ध्वनि को, हल्की सी भी आवाज़ को सुन लेते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारा भारत का हाथी है, भारतीय हाथी। अब हमने यहाँ पर इसमें कुछ प्रमुख शब्द देखे हैं, जैसे कि अनुकूलन, जलवायु, मौसम के घटक, आर्द्रता, अधिकतम तापमान, प्रवास, न्यूनतम तापमान, ध्रुवीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मौसम। इन सभी प्रमुख शब्दों के हमने यहाँ पर अच्छे से अर्थ समझ लिए हैं। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संबंध में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति को उसका स्थान का मौसम कहलाती है। जैसे कि जो हमारी तापमान, आर्द्रता और वो वर्षा और पवन वेग जो हमारा वायुमंडल का होता है वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। मौसम हमारा कभी भी बदल सकता है। मौसम सामान्यतः किन्हीं 2 दिन अथवा 2 सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं होता है, या तो वो 2 दिन तक भी समान नहीं हो पाता और सप्ताह भी समान नहीं रहता है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न, दोपहर बाद, जबकि न्यूनतम तापमान प्रातः भोर होता है। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होता रहता है। क्या होता है, वर्ष भर में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है, एक समान नहीं रहता है। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं। दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष के लिए मौसम के प्रचालों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप पैटर्न उस स्थान की जलवायु निर्धारित करती है। अगर जैसे हमने 25 साल का पैटर्न बना रखा है तो वो क्या कहलाता है, वहाँ की जलवायु की कैसी जलवायु होती है वहाँ की। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की चरम जलवायु परिस्थितियां होती है। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वह वास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी रहती है। ध्रुवों में वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और 6 महीनों में सूर्योदय नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है, 6 महीने तक तो सूर्यास्त नहीं होता है और 6 महीनों तक सूर्योदय नहीं होता है। कहाँ पर, ध्रुवीय क्षेत्रों में। ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु कुछ विशेष गुण के कारण, जैसे शरीर पर श्वेत सफेद फर, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की परत, तैरने और चलने के चौड़े लंबे और नाखूनों के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। अति शीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। क्या होता है, जब ज़्यादा शीत बढ़ जाती है, ठंडा मौसम हो जाता है, तो प्रवास उसका एक साधन होता है। अनुकूलन, जलवायु परिस्थितियों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पादपों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य कार्य के जंतुओं के भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है, ताकि उनमें परस्पर संप्रदा कम से कम हो। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलनों में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच, चटक रंग, तीखे पैटर्न, प्रतिरूप, तीव्र स्वर ध्वनि, तेज आवाज, फलों का आहार, सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि और मोटी त्वचा का खाल, परभक्षियों से बचने के लिए छद्म आवरण
की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। ये क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ लक्षण बताए गए हैं। अब हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे कि उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान मौसम को निर्धारित करते हैं। दिन में किस समय तापमान अधिकतम और न्यूनतम रहता है। यहाँ पर हमको कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, ये सारे हमको यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं। इन सभी का आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।